हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ और आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और पथ देखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ गमन पथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ माने जाने का रास्ता। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? मान लिया दो प्लेटें हैं। ये मान लिया पहली प्लेट है धातु की और ये दूसरी प्लेट है धातु की। दोनों प्लेटें बैटरी के दोनों ध्रुवों से जुड़ी हैं। मान लिया पहली प्लेट धन सिरे से जुड़ी है तो ये धन आवेशित हुई, और ये ऊपर वाली प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी है तो ये ऋण आवेशित हो गई। बीच वाला स्थान जो आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें वैद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म माने एक समान रूप से पैदा हो गया है, और वो वैद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर माने वैद्युत क्षेत्र का ये डायरेक्शन हुआ। ऐसे धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर ये वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई जा रही हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में मान लिया कोई आवेशित कण जिसका आवेश Q है, ये मान लिया प्लस Q आवेश V वेग से क्षेत्र में गति प्रारंभ करता है। इधर से कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, वेलोसिटी V है, एक्स एक्सिस के एलांग ऐसे जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पर्दा है। अगर वैद्युत क्षेत्र न होता और इस चार्ज पार्टिकल के द्रव्यमान को नगण्य माना जाए, बहुत सूक्ष्म है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये सीधे यहाँ से पर्दे के इस पॉइंट O पर मान लिया टकराता। अब चूंकि ये चार्ज धनात्मक है, इसलिए इस पर बल क्षेत्र की ओर लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, प्रवेश करता है, ठीक इसी टाइम इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा, और ये इस बल के कारण ऐसे विक्षेपित होगा इस प्रकार से, और ये पर्दे के पॉइंट P पर जाकर टकराएगा। तो ये जो मार्ग मिला यहाँ से A से P तक का, ये जो कर्व लाइन आप देख रहे हैं, इसका हमको समीकरण चाहिए। कर्व लाइन का, इस लाइन का समीकरण देखिए बच्चों कैसे मिलेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है V वेलोसिटी से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले इसका वेग क्षैतिज दिशा में था, माने एक्स एक्सिस के एलांग था। जैसे ही ये क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया, जिस समय क्षेत्र में प्रवेश किया यहाँ पर, उस समय इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा Q इंटू A। इतना बल लगना शुरू होगा, अर्थात जैसे ही चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू Q इंटू E। इस बल के कारण
वह ऊपर की ओर विक्षेपित होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र न होता वो सीधे पर्दे के पॉइंट ऊपर टक्कर मारता। इस बल के कारण जो चार्ज पार्टिकल Q में त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण का मान A=F/m, जहां m क्या है, इस आवेशित कण का द्रव्यमान है, मास है। तो F की वैल्यू यहां से अगर रख देंगे तो F=QE/m हो गया। इतना त्वरण लगेगा। इस त्वरण के कारण जो बल लग रहा है, बल से त्वरण उत्पन्न हो रहा है और इस त्वरण के कारण उसका विक्षेप ऊपर की ओर होगा। अब A से P तक जो गति हो रही है उसकी ऊर्ध्व दिशा में, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, हम न्यूटन के नियम के अनुसार F=ma वाले फार्मूले से त्वरण निकाल लिए। आप गति के दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो विक्षेप हुआ OP, इसको अगर y माने तो गति के द्वितीय समीकरण से गति का दूसरा समीकरण क्या है, S=ut+12at²। ये अपवर्ड डायरेक्शन में O से P तक की जो गति हो रही है उसके समीकरण को हम यहाँ से देखिए, यस की वैल्यू यहाँ पर y दिखाई दे रही है, माने y डायरेक्शन में उसका विस्थापन इतना हुआ है। OP माने y है, u माने प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक कंडीशन में जो ऊपर की ओर उसका वेग है वो 0 है, इसलिए पहला पद 0 हो गया। टाइम जो लगा उसको गुणा करेंगे 0 से, प्लस हाफ त्वरण A की वैल्यू देख रहे हैं QE/m है इंटू T। तो देखो बच्चों, समय जो लगेगा उसको, अगर हम वैद्युत क्षेत्र वाले स्थान की लंबाई को हम L माने, L लंबाई वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र लगा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वो चार्ज पार्टिकल A से P तक जा रहा है। तो टाइम जो मिला हमको यहाँ पर, टाइम देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये v वेलोसिटी से जा रहा था तो सबसे पहले डिस्टेंस हम लिखेंगे, टाइम इक्वल टू दूरी L है और चाल इसकी v है, L/v। तो यहाँ टाइम का वर्ग माने L²/v² लिख देंगे, L²/v²। ये हमको y दिशा में विक्षेप बता रहा है कण का, अर्थात y=12 QE/L²/m × v²। ये इक्वेशन मिला आवेशित कण के पथ का, माने A से P तक का जो एक कर्व लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसका ये समीकरण मिला y=12 E × Q × L। L माने x एक्सिस के एलांग चली गई दूरी है। तो यहाँ देखिए L, इसको अगर हम x मान लें, x दूरी चलता है तो x में 2 घात का बन रहा है और y में 1 घात का बन रहा है, अर्थात ये एक परवलय निरूपित कर रहा है। y=ax² या 4ax माने एक कांस्टेंट है, और एक चर में माने लंबाई में जो x एक्सिस के है एलांग उसको L मान रहे हैं, y एक्सिस के एलांग y मान रहे हैं। तो पहली चर राशि में 1 घात और दूसरी चर राशि में 2 घात का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, जैसे y² = 4ax या x² = 4ay इस रूप का है, अर्थात यह एक परवलय यानी पैराबोला निरूपित करता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में जो कि एक समान रहेगा उसमें आवेशित कण का जो पथ होगा वो परवलयाकार होता है। इसको आपने यहाँ पर सीखा। अब अगली हेडिंग है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसको देखिए, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। मान लो किसी सिस्टम में, किसी निकाय में दो आवेश हैं। पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। इनके बीच की दूरी R है। ये पहला आवेश मान लीजिए Q1 है, ये दूसरा आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो ये एक सिस्टम बन गया। इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो इस सिस्टम को अनंत से ले आकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ पर कोई ये सिस्टम बना नहीं था। पहले चार्ज Q को अनंत से पॉइंट A तक ले आया गया, उसके बाद चार्ज Q2 को अनंत से B तक ले आया गया। क्योंकि पहले से यहाँ कोई चार्ज नहीं था, इसलिए पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था। पहले चार्ज को अनंत से पॉइंट A तक ले आने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। जब चार्ज Q1 पॉइंट A पर आ गया, उस टाइम पर पॉइंट B पर जो वोल्टेज है, चार्ज Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। इतना वैद्युत विभव पॉइंट B पर उत्पन्न होगा पहले चार्ज के कारण। अब जब दूसरे चार्ज को अनंत से पॉइंट B तक ले आएंगे, पहले आवेश ने जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जब दूसरे आवेश को ले आएंगे, तो जो भी कार्य करना पड़ेगा W, Q2 को अनंत से ले आने में किया गया कार्य W = Q2 × V1। तो ये जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले देखिए V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, इसी में Q2 का मल्टीप्लाई कर देंगे Q2। यही जो कार्य किया गया, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में सिस्टम में संचित हो जाएगा। अर्थात आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। अगर ये सब यूनिट SI सिस्टम में रहें, मूल मात्रक में रहें, तो ये जूल मिलेगा। ये आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये दो हेडिंग इस वोल्टेज वाले चैप्टर में और बचती हैं, जिसको हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे।